किलोमीटर दूर जा रहा है। जैसे ही ये लाइन आप सुनते हैं आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनने लगता है, और वो बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 15 लाख किलोमीटर ही दूर है सूर्य? क्योंकि 3,83,000 किलोमीटर की दूरी पर हमने अभी तक अंतरिक्ष में जाते हुए यहां पर केवल मून की तरफ जाते हुए देखा है। तो क्या 15 लाख किलोमीटर दूर अब हम सूरज की सतह पर जाने वाले हैं? आंसर है जी नहीं। 15 लाख किलोमीटर ही क्यों, यह भी हम बताएंगे। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है यह भी हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आप सुर्खियां देख लें, जहां पर आप लिखा देख रहे हैं कि आफ्टर चंद्रयान, लार्सन एंड टर्बो आल्सो वर्क ऑन आदित्य L1 एंड गगनयान। आने वाले मिशनों में आपने उस दिन भी सुना होगा जिस दिन चंद्रयान की खबरें सुन रहे थे कि हम आदित्य L1 और गगनयान मिशन भेजने वाले हैं। सुर्खियां हैं कि इसरो ऐसा कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप इसरो का यहां पर डला हुआ ट्वीट देख सकते हैं कि 2 सितंबर के दिन, यानी कि आज से मात्र 3 दिन बाद ही इसरो के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। और यह लॉन्च किस तरह से होगा, इसकी सुर्खियां आपके सामने डली हुई हैं। इसको समझने से पूर्व हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। यह हमारी प्यारी धरती है, और इस धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ मून आपको दिखाई पड़ता है। यह मून की अपनी कक्षा है जिसमें मून आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में चंद्रमा हमें प्राप्त है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज के प्राकृतिक उपग्रह की तरह ही, हालांकि हम उपग्रह को ग्रह बोलते हैं, ग्रह क्यों, क्योंकि ये खुद भी अपने हिसाब से एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करते। सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उन ग्रह में नाम आता है पृथ्वी का। आपको याद होना चाहिए सूरज को असल मायने में स्टार माना गया है। स्टार बोले तो वह जो अपने आप से अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता हो। लेकिन पृथ्वी हुई, वीनस हुआ, मरकरी हुई, मार्स हुए, ये सब प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा सूरज से लेकर ही उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए आप इन्हें ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में उपस्थित ये जो ग्रह हैं ये सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। हमने अर्थ से मून तक मिशन भेजा जिसका नाम चंद्रयान 3 था। अब जो हम मिशन भेज रहे हैं ये सूर्य की तरफ चलने वाला मिशन है, यानी अर्थ से सूरज की तरफ जाएगा, मून की तरफ नहीं जाएगा। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही हो। तो पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथियों? दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 CR, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूरज और अर्थ के बीच में। और सूरज और अर्थ के बीच की जो ये दूरी है, इसमें हम 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर भेज रहे हैं आदित्य L1 को। ध्यान से सुनिएगा, कितना दूर है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनने लगेगा कि फिर हम 15 लाख अभी क्यों भेज रहे हैं? क्या हम अपनी डिस्टेंस नाप रहे हैं? क्या हम दुश्मन को यह बताना चाहते हैं क्या कि हम 15 लाख किलोमीटर तक चीजें भेज सकते हैं? तो दुनिया का कोई भी देश अब हमसे अछूता नहीं है जहां पर हम बम ना गिरा सकें। नहीं, हम कुछ और बताना चाहते हैं। दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि सूरज के नाराज होने पर जो सोलर फ्लेयर्स निकल कर आती हैं, उन सोलर फ्लेयर्स से, सूरज के प्रभाव से अर्थ का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब ना हो, यह जानने के लिए हम इतना ऊंचाई पर जा रहे हैं। अब ये सोलर फ्लेयर क्या है, किसकी जांच करने हम जा रहे हैं, आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर जो आदित्य L1 मिशन हम भेज रहे हैं, ये अपने साथ 7 पेलोड ले जा रहा है। यानी कि रिसर्च करने के लिए 7 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर के ये जाने वाला है। ये जब जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। आदित्य L1 में जो ये L1 पॉइंट यूज किया गया है, ये L1 पॉइंट लैग्रेजियन पॉइंट को कहा जाता है। ये लैग्रेजियन पॉइंट क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मास युक्त बॉडी जिसमें भी द्रव्यमान है, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक इसी प्रकार से सूरज का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। पृथ्वी और सूरज के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। इन दोनों के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचा जाता है। लैग्रेजियन पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर यह माना जाता है कि सूरज के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के साथ में बैलेंस में आ जाता है। यानी पृथ्वी से आकर्षित की गई चीजें और सूरज से आकर्षित की गई चीजें कहीं एक जगह जाकर बैलेंस में स्थापित हो जाती हैं, उसे लैग्रेजियन पॉइंट कहा गया है। तो L1 क्या है? L1 वो जगह है जहां से सूरज और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण
बिल्कुल मैनेज हो जाता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ जाए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 कहा गया है, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट रहेगा ना तो वो पृथ्वी की तरफ खिंचकर जाएगा, ना वो सूरज की तरफ खिंचकर जाएगा, और वो बीच में आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रस्साकसी जब करते हैं तो कोई बीच में आकर के चीज अटक जाती है और उसमें दोनों तरफ के बीच का संतुलन स्थापित हो जाता है। बिल्कुल L1 पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। बड़ा सवाल है, हम भेज क्यों रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, 4 महीने की इस यात्रा से अल्टीमेटली हम पाना क्या चाहते हैं। अब आप वो भी समझिए कि हम पाना क्या चाहते हैं, उसे समझिए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सूरज को ध्यान से देखते हैं तो सूरज की संरचना में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, पृथ्वी और सूरज में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सूरज तारा है और पृथ्वी ग्रह है। स्टार और प्लेनेट, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। स्टार वो हैं जो अपनी ऊर्जा से उदीयमान हैं, चमक रहे हैं, जैसे कि सूरज, इसकी अपनी ऊर्जा है जिससे ये चमकता है। पृथ्वी के अंदर अपनी ऊर्जा नहीं है, ये सूरज की ऊर्जा से चमकती है, इसलिए इसे ग्रह कहा गया है। तो ये जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है, इस सूरज के अंदर ऐसा क्या है जिससे ये चमकता है? तो कहा जाता है यहां पर हीलियम गैस है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनके आपस में क्रियाओं के फलस्वरूप ये चमकता है और इतनी ऊर्जा ये पैदा करता है। मेरे प्यारे साथियों, सूरज के अंदर इस प्रकार से इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंस है, सब सरफेस है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना जैसी जगह बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, सूरज के अंदर जो फोटोस्फीयर है, जो चमकीला स्थान है, उसके बाहर की तरफ क्रोमोस्फीयर है जो कि उससे तुलनात्मक थोड़ा कम चमकीला स्थान है, और सबसे बाहर कोरोना है। अब ये कोरोना आप में से कईयों को याद दिलाएगा अपने देश में फैले हुए कोरोना की। असल में वो कोरोना ये नहीं है। ये कोरोना असल में इस तरह से समझिएगा कि ये सूरज के चारों तरफ का वो उजाले वाला स्थान है जहां से रोशनी दिखाई पड़ती है। अगर आप सूरज को कभी देखें तो वो जो चमकती हुई सी जगह जो बाहर की तरफ लहर बनती हुई दिखाई देती है, उसे कोरोना के रूप में कंसीडर किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जब सूरज का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है तो सूरज कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। जब आप सूरज को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिसमें सूरज के ऊपर ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी फट रहे हैं, सूरज के ऊपर बहुत तेजी से विस्फोट हो रहे हैं। सूरज के ऊपर हो रहे विस्फोट में से कुछ इस प्रकार की लहरें ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलकर आ रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो निकलने वाली लहरें हैं इन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है, और ये 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती हैं और इतना तेजी से ये पृथ्वी की तरफ दौड़ती हैं। आपको जानकर और आश्चर्य होगा, ये जो निकली हुई सूरज से निकली हुई सोलर फ्लेयर्स हैं, ये रास्ते में यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद तत्वों को आयोनाइज करने का कार्य करती हैं। उनके आयनित हो जाने से इलेक्ट्रोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर प्रोड्यूस होता है, और उनके आयनित होने से वो आयनित आवेशित जो कण हैं वो पृथ्वी की तरफ चल पड़ते हैं। और जब ये पृथ्वी की तरफ चलते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनका रास्ता बिगाड़ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज पृथ्वी पर जो भी संचार है, आप में से मुझ में से जो भी लोग किसी ना किसी प्रकार से कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हैं, अमेरिका में कोई भी घटना घटित हो और आपको तुरंत पता चल जाती है, इसके पीछे का बड़ा कारण सैटेलाइट्स हैं। लेकिन जब सैटेलाइट्स का आपके साथ संवाद किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव के चलते अटक जाए तो आप विचार करिए कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद होने में सूरज की तरफ से उठी हुई इन सोलर फ्लेयर्स का बहुत महत्व है, और यह कहा जाता है कि सूरज से उठने वाले ये तूफान, जिन्हें सौर तूफान कहा जाता है, ये संभवतः 11 साल में एक बार तो आते ही हैं। 2024 सोलर तूफान का बड़ा साल माना जा रहा है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि 2024 में बहुत सारे सोलर तूफान आएंगे और सोलर तूफान आने से कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाएंगे। ऐसी स्थिति में सूरज की तरफ भेजे गए जो भी मिशन हैं वो आने वाले समय में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यह बताएंगे कि अब क्या हो रहा है। उसकी वजह से इसरो पहले से तैयारी करके रख सकता है और अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रख सकता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को पूरी तरह से समझ गए हों। ये जो विशाल धाराएं आवेशित कणों की निकलती हैं, इन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, और ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की तरफ इस तरह का कार्य करती हैं। फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? 2011 में हुआ था साथियों। चीन में शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स के कारण पूरी तरह से उनका रेडियो संचार बाधित हो गया था। ये 2011 की खबर है, आप इसे देख सकते हैं। ह्यूज सोलर फ्लेयर सेड टू जैम चाइनीज कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ 1989, 1959 में इस प्रकार के तूफान और भी आए हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह बाधित हुआ है। 2024 में
बहुत तेज सोलर तूफान की अपेक्षा की जा रही है। तो उम्मीद है अब आपको L1, L2, L3 से संबंधित बात भी समझ में आ गई होगी, लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है यह भी समझ में आ गया होगा। बाय द वे साथियों, ये जो पूरा कंटेंट हमने यहां पर लिखित में आपको उपलब्ध कराते हैं, पढ़ने लायक जो कंटेंट है, ये हम अपने टेलीग्राम पर भी डालते हैं। अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, GKY अंकित अवस्थी सर के नाम से भी वेरीफाइड टेलीग्राम पर अकाउंट है, जिस पर 2.5 लाख 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप वहां जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी PDF आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अध्ययन के लिए हम क्या कर रहे हैं इस आदित्य L1 में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशन लाइन कोनोग्राफी के द्वारा विकसित किए गए पेलोड को लेकर जा रहा है। इसमें यूवी पेलोड लगा है, एक्सरे पेलोड लगा है, और ये पेलोड जाकर के वहां के प्रॉपर प्रकार के अध्ययन कर पाएंगे, विशेष रूप से कोरोना की हीटिंग का, कोरोनल मास इजेक्शन का, जो ये सोलर फ्लेयर्स निकलती है इनका, प्री फ्लेयर का, फ्लेयर एक्टिविटीज का, पार्टिकल के मूवमेंट का, स्पेस वेदर का अध्ययन करने के लिए इन्हें भेजा जा रहा है। आपके दिमाग में बड़े प्रश्न बनेंगे कि हमारे जो 7 पेलोड हैं वो कौन कौन से हैं। मैग्नेटोमीटर लगा है जो मैग्नेटिक फील्ड की मॉनिटरिंग करेगा। इसी प्रकार से सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की निगरानी रखेगा। ऐसी तरह से आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डिवाइस लगी है जो सौर वायु की जांच करेगी। इसी प्रकार से विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी लगी है जो कि सूर्य के बाहर आवरण में कोरोना की जांच करेगी। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य लगा है जो सूर्य पर प्लाज्मा प्रवाह की जांच करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जो ऊर्जा तरंगों की जांच करेगा, और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जो कि एक्सरे की तरह से वहां की जांच करेगा। तो इस प्रकार के जो सिस्टम यहां पर लगे हैं वो आदित्य L1 मिशन में 2 सितंबर को पृथ्वी से बाहर के लिए लॉन्च हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की कक्षा से बाहर अभी तक इसरो के द्वारा यह भेजा गया 5वां मिशन है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर हमने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजा, साथ में मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा, और अब हम आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता हो तो बेहतर रहेगी। इसको लेकर के वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज के वातावरण में कई प्रकार के भयानक विस्फोट होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह जाने वाला मिशन बहुत ज्यादा काम का होगा। क्या हमसे पहले किसी ने मिशन भेजा है? बिल्कुल भेजा है। नासा अब तक अकेले दम पर 14 ऐसे मिशन भेज चुका है जो सूरज पर भेजे गए मिशन हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज रहे हैं। नासा के द्वारा 63 लाख किलोमीटर की दूरी तक भी अपने मिशन को भेजा जा चुका है। सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए 12 मिशन ऑर्बिटर मिशन भेजे गए जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने गए, और सोलर प्रोब मिशन सूरज के आसपास 26 बार उड़ान भर चुका है। नासा ने कुछ मिशन ऐसे भी हैं जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर किए हैं, जिनमें से 4 मिशन उलिसस और सोहो के नाम से थे। इनमें से एक ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अकेले भी भेजा जो सोलर के चारों तरफ सोलर ऑर्बिटर के रूप में गया। जर्मनी के द्वारा भी प्रयास किया गया, और नासा के साथ मिलकर के हेलियोस A और B नाम से इनके द्वारा भी मिशन भेजे गए। लेकिन कोई भी मिशन अब तक सूरज के चारों तरफ पहुंच तो गया, लेकिन वो लैंड नहीं किया है। जिन्हें भेजा गया कि जाकर के ये वहां पहुंचेंगे, सूरज के मिशन को लेकर लौटेंगे। इनमें से एक मिशन काफी फेमस हुआ जो सूरज का सैंपल लेने गया था। आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि क्या 15 करोड़ किलोमीटर दूर गया था क्या? जी नहीं। 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया गया था जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट करके, बहुत दूरी से चक्कर काट करके उसके सैंपल को केवल फोटो खींचकर पृथ्वी पर ला रहा था। लेकिन जब उसकी लैंडिंग हुई तो वो क्रैश लैंडिंग हो गई अर्थ पर, और वो पूरी तरह मिशन के बिना ही रह गया। कहते हैं कि जेनेसिस के डेटा तो वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर लिए थे, लेकिन सही मायने में उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। दुनिया में अब तक 22 सोलर मिशन भेजे गए हैं, उनमें से आदित्य L1 बहुत खास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसके